नमस्कार साथियों, बागुड़ा कॉलेज बागुड़ा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अध्ययन के दौरान हम BA फर्स्ट ईयर के जो यूनिट फर्स्ट है, इतिहास की यूनिट फर्स्ट पेपर है, प्रारंभ से लेकर 650 तक फर्स्ट पेपर है। उसके अंदर उसका यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा है भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और उसी यूनिट का सेकंड टॉपिक है वो है पाषाण काल, जिसके अंदर है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ताम्र पाषाण है वो सेकंड टॉपिक। तो आज हम पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल होता क्या है, पाषाण कहते हैं किसे, पाषाण काल को किस तरह वर्गीकरण किया गया है, किन आधार पर पाषाण काल को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया। तो आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास है उसको आपने नाम सुना होगा, इतिहास पढ़ते हो तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इस तरह पढ़ा होगा। ये साथियों जो आपने देखा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास, इसका निर्धारण वो काल के आधार पर है, स्रोत या जो टाइम है उसके काल के आधार पर है, जो समय है उसके आधार पर है, जो समय है उसके आधार पर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में भारतीय इतिहास को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन संपूर्ण रूप से देखें तो विश्व इतिहास, पूरे संपूर्ण विश्व का इतिहास है, उसमें अगर देखें तो जो इतिहास को वो 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है स्रोत के आधार पर। जो स्रोत है उसके आधार पर इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। और इसको बांटने का काम किया है वो एक डैनियल विल्सन नाम करके विद्वान थे। डैनियल विल्सन नाम करके एक विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले 1851 में सबसे पहले डैनियल विल्सन नाम के विद्वान ने, विल्सन महोदय ने सबसे पहले स्रोत के आधार पर जो इतिहास है उस संपूर्ण इतिहास को बांटने की कोशिश की। और जो उन्होंने बांटा तो इस तरह का था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और फिर इसको इसी स्रोत के आधार पर काल निर्धारण को भारतीय इतिहास में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं या लागू करते हैं तब हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास है वो, उसमें प्राग ऐतिहासिक के अंदर जो हमारा पाषाण काल आता है। प्राग का मतलब होता है जो ऐतिहासिक काल है उससे पहले का समय, उसको बोलते हैं प्राग। प्राग मतलब होता है पहले, प्राग का देखें तो प्राग का मतलब होता है पहले। जो ऐतिहासिक काल है उससे पहले का काल है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, मतलब ऐतिहासिक काल से पहले का काल है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का अगर उदाहरण देखें उसमें कौन सा काल आता है तो पाषाण काल, हमारा जो हमारा पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। दूसरा है आद। आद का मतलब होता है आधा, 1/2 या आधा, जिसमें क्या होता है कि आधा ऐतिहासिक होता है और आधा प्राग ऐतिहासिक होता है, उसमें आधा ऐतिहासिक होता है तो उसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक में साथियों ये होता है कि साहित्यिक स्रोत मौजूद होते हैं लेकिन उनकी व्याख्या नहीं हो पाती है। लिपि होती है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है, या साहित्यिक स्रोत है जो भी प्रमाण प्राप्त हुए उनको पढ़ा नहीं जा सकता या पढ़ नहीं पाए अभी तक, उसका सही व्याख्या नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। मतलब स्रोत तो है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उसका लिपि है तो उसको लिखा हुआ क्या उसको समझ नहीं पा रहे, उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। इस काल के अंदर 2 आते हैं, एक तो हड़प्पा सभ्यता, हमारी जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक में आता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आप देखोगे कि वहाँ लिपि प्राप्त हुई है और लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कुछ चित्र हैं, उसके कुछ भाव अर्थ निकल रहे हैं, जैसे मछली है, कहीं सूरज है, कहीं नौका है, कहीं बैल है, इस तरह कुछ चित्र बने हुए हैं तो उनसे कुछ अर्थ निकल रहा है तो उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि है। दूसरी बात है हमारा वैदिक काल है। आदि ऐतिहासिक के अंदर है वो वैदिक काल आता है। आदि ऐतिहासिक के अंदर वैदिक काल आता है। वैदिक काल देखोगे आपने ऋग्वेद है, ऋग्वेद सुना होगा, सामवेद है,
अथर्ववेद नाम सुना होगा, या यजुर्वेद सुना होगा, या ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ है, उपनिषद, ये सब है वो हमारे वैदिक साहित्य के अंदर आता है। और वैदिक साहित्य उसमें उसका वैदिक साहित्य है वो वैदिक साहित्य आदित्य में क्या आता है, आप समझने की कोशिश करेंगे तब ये देखेंगे आपके मन में सवाल उठेगा कि वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया है, उसको हम समझ भी पा रहे हैं, उसको हम रोज दैनिक जीवन में भी उनका कई स्तुतियों के रूप में, प्रार्थना के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं आद्यैतिहासिक वजह होने का कारण क्या है कि इसका एक कारण है। आद्यैतिहासिक जो वैदिक साहित्य है वो उनका सृजन है, वो उनका सृजन काल पहले का है। सृजन काल है वो 1500 से 1000 के बीच में काल है उसका। इसका सृजन है, उसका निर्माण हुआ है वो 1500 से 1000 के बीच हुआ, लेकिन उसका जो संकलन है उसको एक किताब के रूप में या ग्रंथ के रूप में दिया गया। उसका संकलन है वो गुप्त काल के अंदर हुआ है या बाद के काल के अंदर हुआ है। तो उसका जो सर्जन का काल है और संकलन काल, उसमें बड़ा गैप है, एक अंतराल है। उस वजह से वो क्या है, उसको भी आद्यैतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। और उसके बाद होता है ऐतिहासिक काल, तीसरा है वो ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल के अंदर जो हमारे मौर्य या महाजनपद काल है, उत्तर वैदिक काल के बाद जब महाजनपद काल आता है तो महाजनपद काल है, महाजनपद काल है, या जो एक मौर्य काल है। मौर्य काल से महाजनपद काल, मौर्य काल से बाद के लेके इतिहास को हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इस तरह से इतिहास को स्रोतों के आधार पर वो 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, प्राग इतिहास क्या मतलब होता है, इतिहास से पहले काल, जो शुरुआती काल था उसको बोलते हैं प्राग इतिहास, जिसके अंदर पाषाण आता है, जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं है, कोई इस तरह का साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोत नहीं, लेकिन जो जितने भी स्रोत प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, वो मुख्य रूप से पाषाण संबंधित है, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद दूसरा आता है वो आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है कि आधा इतिहास है, उसकी साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाए। व्याख्या हम लोग उसको नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, या उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक की जो एग्जाम्पल है वो एक तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। दूसरा है वो वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर देखोगे एक ऋग्वेदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, और ऋग्वेदिक काल के अंदर ऋग्वेद है, उसका सर्जन हुआ है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के उसके अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह का उनमें सर्जन हुआ है। लेकिन इनमें साथ समस्या क्या है कि इनका निर्माण काल या जो सर्जन का काल है वो पहले का काल है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है। लेकिन इनका जो संकलन हुआ एक ग्रंथ के रूप में, जब इनको एक किताब के रूप में दिया गया तो इसको वो गुप्त काल आते हैं, गुप्त काल में दिया गया। तो जो बीच में गैप है उस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक में रखा गया। और दूसरा काल है ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर साहित्यिक स्रोत है, उसको पढ़ा गया है, उसकी लिपि को पढ़ा गया है, उसकी व्याख्या की गई है, उसको समझा गया है, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे महाजनपद काल है, महाजनपद काल के अंदर जैसे आप बौद्ध धर्म संबंधित साहित्यिक ग्रंथ आपको मिलेंगे, आपको जैन धर्म संबंधित साहित्यिक ग्रंथ मिलेंगे, आपको मौर्य काल है उसके पास, या उससे पहले आर्यक वंश है या शिशुनाग वंश है, इससे या मौर्य है, इससे संबंधित भी आपको अध्ययन के रूप में साहित्यिक स्रोत प्राप्त होंगे। तो उसको बोलते हैं, इसके आधार पर 3 बांटेंगे। अब आता है हमारा पाषाण काल। मानव की शुरुआत है सबसे पहले जब वो आदि मानव था, उसका जीवन है वो कंदमूल खा के, जंगल में रह के, वन में रह के जब गुजरता था, उस समय उसके पास वर्तमान की तरह इतने उपकरण, औजार, तकनीक नहीं थी। तो वो सबसे पहले वो अपने मानव का उत्पव है वो प्रारंभ से देखें तो मानव है वो सबसे पहले उत्पत्ति हुई उसकी। और जब वो जंगलों में रहता था तो वर्तमान की तरह वो कपड़े नहीं पहनता था, उसके पास इतनी विकसित तकनीक नहीं थी, उसके पास इतने संसाधन नहीं थे, या सामग्री नहीं थी, या सुविधा नहीं थी उनके पास। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपने मानसिक विकास के कारण वो प्रगति की और तकनीक का विकास भी किया। तो इसके कारण जो उनके औजार भी थे उनमें भी परिवर्तन आए। तो पाषाण काल है, हम पढ़ेगा पाषाण काल।
आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि पाषाण काल क्यों बोलते हैं, पाषाण काल है वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इतिहास है वो मानव केंद्रित है, और आप पढ़ेंगे तो इतिहास में वो मानव, उसमें इतिहास का जो विषय वस्तु उसका केंद्र बिंदु है वो मानव है। मानव के संपूर्ण रूप से उसके आसपास के संबंधित जितने भी उससे अध्ययन किया जाता है। तो इस दौरान हम पढ़ेंगे कि जो पाषाण काल है उसमें क्या है, जो मानव की जितने भी स्रोत थे या मानव के जितने भी उनके उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री थी, वो मुख्य रूप से पत्थरों से निर्मित थी। जो मानव की दैनिक उपयोग की जितनी भी सामग्री थी, उपकरण थे, औजार थे, जितनी भी उनकी दैनिक जीवन में जितनी भी सुविधाओं के लिए जो थे वो मुख्य रूप से पत्थरों पर निर्भर थे। तो इसी काल को क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। क्यों आपके मन में सवाल है कि उसमें मिट्टी के बर्तन नहीं थे क्या, या लकड़ी के बर्तन नहीं थे क्या? तो उसमें मानव ने प्रारंभिक रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ नहीं किए, तो बाद में मध्य पाषाण काल के अंतिम रूप से और नवपाषाण प्रारंभिक काल में उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। पहले उन्होंने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए, फिर उसे चाक से निर्मित बर्तन बनाना शुरू किए। तो इस तरह बाद परिवर्तन, लेकिन जो मानव का प्रारंभिक काल था वो मुख्य रूप से उसके जो दैनिक उपयोग के जो जितने भी तमाम तरह की सुविधाएं थी वो मुख्य रूप से पत्थरों से निर्मित थी। जैसे उनके औजार थे, शिकार करने के लिए औजार थे, या उपकरण थे, औजार थे, उपकरण थे, या हथियार थे। वो मुख्य रूप से इन तीनों का औजार, उपयोग है, उपकरण है, हथियार है, ये तीनों रूप से पत्थरों से बने हुए थे और पत्थरों के आधार पर थे। तो उनके जो स्रोत मिले हैं, जो पुरातात्विक स्रोत मिले, वो मुख्य रूप से पत्थर ही मिले हैं। तो इसी कारण इसको पाषाण काल कहा जाता है कि जो मानव का प्रारंभिक काल था वो पाषाण काल था। अब पाषाण काल को भी अलग अलग काल खंडों में बांटा गया है। जो सबसे पहले एक विद्वान थे, टॉमसन नाम के विद्वान थे। एक स्विट्जरलैंड में एक म्यूजियम था, उसमें डेनमार्क के अंदर एक म्यूजियम था। डेनमार्क के एक म्यूजिशियन थे जो म्यूजियम के संचालक थे, उनका नाम था टॉमसन। उनका नाम था टॉमसन। तो टॉमसन ने सबसे पहले इसको पाषाण काल को बांटने की या वर्गीकरण करने की कोशिश की। उसके बाद एक और विद्वान थे, उन्होंने, टॉमसन ने 3 काल में बांटा, त्रिकाल कह दिया, पाषाण काल, कांस्य काल और लोहा काल। इस तरह का इन्होंने बांटने की कोशिश की टॉमसन महोदय ने। उसके बाद एक विद्वान आते हैं, जॉन लुबाक, एक विद्वान आते हैं, जॉन लुबाक नाम के विद्वान आते हैं। उन्होंने पाषाण काल को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा था, पूरा पाषाण और दूसरा बांटा है वो नवपाषाण। इन 2 काल के अंदर जॉन लुबाक ने 1865 के अंदर, 1865 में उन्होंने 2 काल के अंदर पूरा पाषाण और नवपाषाण के रूप में उन्होंने बांटने की कोशिश की। तो अब पाषाण काल है, इनको ये तो बांटने की कोशिश की, लेकिन वास्तविक रूप से अब वर्तमान हम पढ़ते हैं तो पाषाण काल है वो 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है वो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल
और तीसरा और अंतिम है वो नवपाषाण काल। इस तरह से मुख्य रूप से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये आता है कि इनका अवधि क्या थी या समय क्या था। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनकी अवधि क्या या जो समय है, काल अवधि वो क्या थी। तो इनकी जो काल अवधि वो एक फिक्स समय अवधि हम तय नहीं कर सकते कि इनकी फिक्स समय अवधि क्या थी, क्योंकि जो इनके जितने भी स्रोत प्राप्त हुए हैं या पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, वो पुरातात्विक स्रोत है वो किसी काल के अंदर पहले प्राप्त हुए हैं तो उसकी समय अवधि पहले है, कुछ की उसी तरह के उपकरणों की जो समय अवधि वो बाद की है। तो उसमें एक फिक्स समय अवधि तय नहीं कर सकते, लेकिन लगभग जो समय अवधि तय की जाती है। तो पाषाण काल की जो समय अवधि वो 6 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष ईसा पूर्व में 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक जो काल था वो उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा आता है 10,000 से 8,000 के बीच में जो काल आता है वो हमारा आता है मध्य पाषाण काल। और फिर 8,000 से 4,000 साल के बीच में 4,000 साल के बीच में ईसा पूर्व का काल है वो आता है हमारा नवपाषाण काल। और नवपाषाण के बाद के 4,000 साल के बाद फिर वो आदि ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, या फिर अलग अलग समय की जो सभ्यताएं हुई वो इसके बाद नवपाषाण काल के बाद ही। जैसे नवपाषाण काल इस तरह काल एक संक्रमण की अवधि के बीच में है, ऐतिहासिक और उसके बीच में। इसमें क्या होता है कि वर्तमान में जैसे मानव ने उसमें आग का आविष्कार कर लिया था, पशुओं का पालना प्रारंभ कर दिया था, एक स्थानीय खेती करनी प्रारंभ कर दी थी। तो इस तरह के जो नवीन चेंजेज, जो नवीन परिवर्तन आए थे वो उन्होंने इस नवपाषाण काल में कर दिए थे। तो जो मुख्य रूप से वो जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। और पूरा पाषाण की जो समय अवधि है या जो उपकरण प्राप्त हुए हैं समय अवधि, वो उपकरणों के आधार पर इसकी काल गणना की गई है। और जो काल गणना की गई वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की जो समय अवधि है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है। और मध्य पाषाण काल है वो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व है समय अवधि वो मध्य पाषाण कहलाती है। और 8,000 से 4,000 के बीच में हो, बीच का जो समय अवधि उसको बोलते हैं नवपाषाण काल बोलते हैं। अब इन तीनों में फिर इन तीनों के अंदर जब हम बांटते पाषाण काल को, फिर इसको पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल है, ये देखोगे आप ज्यादा लंबी अवधि है। तो सबसे लंबा अवधि है वो पूरा पाषाण काल की है। तो पूरा पाषाण काल है, इसकी जो समय अवधि है वो देखोगे 6 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की समय अवधि है। तो बहुत बड़ा लंबा समय काल अवधि है इसके अंदर, पूरा पाषाण काल है। तो पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। इस पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें बोलते हैं जो पूरा पाषाण, इसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण। जो सबसे प्राचीन काल है वो निम्न पूरा पाषाण काल। तो सबसे प्राचीन उसको बोलते हैं निम्न, या उसको बोलते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। उसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल। फिर उसके बाद उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, या मध्य पूर्व के मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं इसे, या निम्न पूर्व भी बोलते हैं और पूरा भी बोलते हैं। दोनों नामों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्न पूर्व पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, दोनों का शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी भी जो काल गणना है वो 6 लाख से लेके 1,50,000 ईसा पूर्व की जो काल है
उस ईसा पूर्व काल 1 लाख से लेके 1,50,000 1,50,000 के बीच का काल उसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। और इसको है वो 1,50,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक बीच को जो 35,000 ईसा पूर्व है, 35,000 ईसा पूर्व का काल है वो मध्य पूरा पाषाण काल। दो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एक मध्य पाषाण काल है, एक मध्य पूरा पाषाण काल है। ये जो भाई पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल है, इसको 35,000 से लेके 8,000 35,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व का काल है, उसको बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। और फिर इसके बाद का काल है वो मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है। इस तरह से ये पूरा पाषाण काल का एक वर्गीकरण है। पाषाण काल है, उसको फिर 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर पूरा पाषाण काल एक लंबी समय अवधि है, तो फिर उसको लंबी समय अवधि के दौरान उसको बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को फिर 3 अवधि में बांटा गया। और अवधि बांटने का कारण क्या था, एक बहुत बड़ी लंबी अवधि थी, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि थी। तो फिर इसको बांटने के लिए निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल है। निम्न पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व, 1,50,000 ईसा पूर्व की जो समय अवधि वो निम्न पूरा पाषाण काल है। फिर उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण, उसके अंदर 1,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक वो मध्य पूरा पाषाण काल। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, उसके अंदर है 35,000 से लेकर 8,000 के बीच की समय अवधि को वो उच्च पूरा पाषाण कहलाता है। अब है वो समझने की बात है कि हम इतना वर्गीकरण करके क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपने देखो अगर जो इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उसको नव पाषाण काल बांट रहे हैं, फिर भी इनको पूरा पाषाण को फिर निम्न पूरा पाषाण, मध्य उच्च, ये बांटने का कारण क्या है। तो आपने देखा जो इतिहास है, इतिहास विषय है, इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इतिहास विषय का जब हम उद्देश्य पढ़ते हैं या इतिहास हमें बहुत क्या समझाना चाहता है इतिहास विषय, तो इतिहास विषय समझाना चाहता है कि यार जो परिवर्तनों को समझाना चाहता है। इतिहास विषय का जो मेन लक्ष्य है या उद्देश्य वो क्या है, समाज के अंदर प्रारंभिक से लेके वर्तमान तक जो अलग अलग समय अवधि के दौरान जो परिवर्तन आए हैं, जो बदलाव आए हैं, जो मानव के साथ जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी रूप से या बौद्धिक रूप से जो भी परिवर्तन आए हैं, उसको बोलते हैं उन बदलावों को समझाना या हमें बोध कराना या समझाना या हमें उससे परिचित करना, उसका मुख्य उद्देश्य है। वो जो परिवर्तन आए समाज के अंदर या मानव के विभिन्न पहलुओं के, मानव और प्रकृति के बीच की जो अंतर संबंध, उनके बीच में जो परिवर्तन आए हैं उनको हमें समझाना उसका इतिहास का लक्ष्य है। तो इन्हीं जो पाषाण काल है, इन्हीं के अंदर भी जो हमने पढ़ा था उपकरण है, पाषाण काल है वो मुख्य रूप से पत्थर है, और पत्थरों से क्या है, मानव के जो उपकरण है या मानव के जो औजार हैं या जो हथियार हैं, ये तीनों ही पाषाण से बने हुए थे, पत्थरों से बने हुए थे। इनके अंदर क्या हुआ कि इन औजारों में समय के साथ है वो तकनीक रूप से परिवर्तन आए हैं। इन पाषाण के जो उपकरण थे, औजार थे, हथियार थे, इनमें क्या हुआ, तकनीक रूप में, जो टेक्नोलॉजी के रूप में या तकनीक रूप से परिवर्तन आए हैं अलग अलग कालखंड के अंदर। उन परिवर्तनों के आधार पर इन कालखंडों को बांटा गया है। जो कालखंड हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण कारण बांटने, वर्गीकरण करने का जो कारण है, जो आधार है, वो उसका है तकनीकी परिवर्तन। और तकनीकी परिवर्तन किस में आए हैं, वो उपकरणों में आए हैं, हथियारों में आए हैं, औजारों में आए हैं। और इन्हीं के आधार पर जो परिवर्तन आए हैं अलग अलग कालखंड के, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर औजार किस तरह के थे। फिर उसके बाद कुछ समय अवधि के बाद लगभग 6 लाख से 1,50,000 के बीच में उपकरण, उसके बाद 1 लाख से 35,000 के बीच में समय अवधि के दौरान
जो पत्थरों के औजार बनाए गए उसमें किस तरह के परिवर्तन आए और किस तरह के औजार बनाए गए। तो इन मेन रूप से तकनीकी जो परिवर्तन आए हैं, तकनीक परिवर्तन किसमें आया, उपकरण, औजार, जो हथियार और जो पुरातात्विक अवशेष मिले, उन पुरातात्विक अवशेषों में जो परिवर्तन आया है उन्हीं के आधार पर अलग अलग कालखंड में बांटने की कोशिश की गई। तो हम जब भी क्लास होगी तो हम उन परिवर्तनों का आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल है, उसमें तक जो मानव के हथियार थे या मानव के औजार थे, मानव उपकरण थे, वो किस तरह के थे। फिर उसके अगले काल के अंदर जैसे मध्य पूरा पाषाण के अंदर किस तरह परिवर्तन आए, फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में किस तरह के परिवर्तन आए, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में किस तरह के परिवर्तन आए, मानव के सामाजिक संबंधों में किस तरह परिवर्तन आए। मानव पहले वन में रहता था, फिर उसने धीरे धीरे एक स्थायी जगह बसने शुरू की, फिर उसने कृषि करना प्रारंभ किया, आग का आविष्कार किया, पशुओं को पालना प्रारंभ किया, एक स्थानीय खेती करना प्रारंभ किया। तो किस तरह जो परिवर्तन आए, तकनीक रूप से परिवर्तन लगातार समय अवधि के लिए, तो उन्हीं परिवर्तनों, तकनीकी परिवर्तनों का ही बोध करवाने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया है और इसी का अध्ययन करेंगे। तो अब जब हम भी जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो जो पूरा पाषाण काल है, जो 6 लाख से लेके लगभग हमारा 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है, तो इसी के बीच में पूरा है वो हम पढ़ेंगे। तो किस तरह के औजारों में परिवर्तन, जो मुख्य रूप से पाषाण काल है उसके अंदर है, वो जो भी जितने भी अवशेष मिले हैं या जो स्रोत मिले वो पाषाण पत्थर ही मिले हैं। और पत्थरों में जो परिवर्तन आए हैं अलग अलग कालखंड के अंदर, उन परिवर्तनों को पढ़ेंगे। पहले पत्थर है वो एकदम एक तरफ पत्थर की तरह थे, जो पेबुला बोलते हैं उसको, उसकी तरफ थे। फिर उसके अंदर कुछ संशोधन किया गया, परिमार्जित किया गया, जो उसको रिफाइंड अलग तरह से किया गया, जिसके द्वारा कुछ पत्थर हैं वो इस तरह के नुकीले बनाए गए, कुछ काटने के लिए बनाए गए, कुछ खुरचने के लिए बनाए गए। तो इस तरह के जो अलग अलग जो परिवर्तन आया है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमारी अगली क्लास होगी तो हम पूरा पाषाण काल बारे में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी परिवर्तन आए उससे आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।